नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम एम लक्ष्मीकांत की एक बुक पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जो लास्ट लेक्चर था वो हमने स्टार्ट किया था न्यायिक सक्रियता। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लोकप्रिय स्वरूप है। तो अब ये जो हेडिंग है हमारी वो रहेगी न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, इसे आज हम समझेंगे। इसमें कह रहे हैं न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा एवं सक्रियता। तो न्यायिक समीक्षा तथा न्यायिक सक्रियता की अवधारणा एक दूसरे से नज़दीकी रूप से जुड़ी है, तब भी एक अंतर है दोनों के बीच। इस अंतर को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। बिंदु हैं इसके: 20वीं शताब्दी के मध्य न्यायिक समीक्षा के ही एक रूप को विशेषकर अमेरिका में न्यायिक सक्रियता के नाम से अभिव्यक्त किए जाने लगा। भारत में बहस चर्चाओं में शामिल लोगों ने न्यायिक सक्रियता और आर्थिक समीक्षा के बीच घालमेल कर दिया। न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का ही वह रूप व प्रकार है जिसमें न्यायाधीश विधि निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने लगते हैं, अर्थात केवल वे विधि विधानों की रक्षा करते हैं, उन्हें कायम रखते हैं तथा संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में अवैध घोषित करते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को भी प्रश्रय देते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा वास्तव में समीक्षा में ही अंतर्निहित है, जो कि न्यायालय को संविधान को कायम रखने तथा संविधान के लिए उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपयोगी प्रावधानों को निरस्त करने घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक सक्रियता सरकार के अन्य अंगों की कर्तव्यशीलता एवं सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तीसरा है न्यायिक सक्रियता पद 20वीं शताब्दी के मध्य न्यायिक विधि निर्माण या विधान की प्रक्रिया को वर्णित करने के लिए प्रचलन में आया, जिसका आशय तथा न्यायाधीशों द्वारा सकारात्मक कानून को बनाया जाना। तथापि न्यायिक सक्रियता की कोई एवं मान्य अथवा मानक परिभाषा नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा एवं कतिपय मूल अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन के शक्तिशाली न्यायपालिका के महत्व पर जोर देता है। फिर है जनहित याचिका को सुने जाने की विस्तारित अवधारणा की समय समय पर न्यायिक व्याख्या के चलते न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमा विस्तारित हुई। ये विस्तार भूमिका ही उन लोगों द्वारा न्यायिक सक्रियता करार की गई न्यायपालिका की विस्तारित भूमिका के आलोचक हैं। जहाँ तक संवैधानिक मामलों वादों का प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा शीर्ष के अंतर में ही आता है तथा व्यापक स्तर पर एक ऐसा अवसर है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप करके किसी अधिनियमित विधान या कानून को निष्प्रयोग कर देता है। फिर है न्यायिक सक्रियता का औचित्य। डॉक्टर बी.एल. बधेरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण निम्नलिखित है। पहला इसका कारण है उत्तरदायी सरकार के समय लगभग ध्वस्त हो जाती है, जब सरकार की शाखाएं, विधायिका एवं कार्यपालिकाएं अपने अपने कार्य का निष्पादन कर पाती हैं। परिणामतः तो संविधान तथा लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूट जाता है। दूसरा है नागरिक अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। परिणामतः न्यायपालिका पर पीड़ित जनता आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव डालती है। न्यायिक उत्साह अर्थात न्यायाधीश भी बदले
बदलते समय समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। इसमें जनहित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिक कार्य यानी कि लोकस स्टडी के तहत प्रोत्साहन मिलता है। फिर आता है विधायी निर्वात, अर्थात ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ विधानों का अभाव है, इसलिए न्यायालय पर ही जिम्मेदारी आ जाती है कि वे परिवर्तित सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से न्यायालयी विधान का कार्य करें। इसके बाद आता है भारत में संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका की विधायी यानी कानून बनाने की गुंजाइश है। यह एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका मिलता है। यह एक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। इसी प्रकार सुभाष कश्यप ने ऐसी कुछ आकस्मिकताओं की चर्चा की है जब न्यायपालिका अपना सामान्य क्षेत्राधिकार उल्लंघन कर ऐसे क्षेत्र में दाखिल हो जाते हैं जो कि विधायी कार्यपालिका को हो सकता है। जब विधायी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में विफल हो गई, तब एक हंग विधायिका जिसमें किसी दल को बहुमत न मिला हो की स्थिति में जब सरकार कमज़ोर, असुरक्षित और ऐसे निर्णय लेने में अक्षम हो जिससे कोई जाति या समुदाय या अन्य समूह आप्रसन्न हो। और तीसरा है सत्ताधीन दल तथा खोने के वैसे ही ईमानदार और कड़ा निर्णय लेने से डरता है और इसी कारण से समय लगने और निर्णय लेने में देरी करना अथवा न्यायालय पर कठोर निर्णय लेने संबंधी दुर्भावना डालने के लिए जिन मुद्दों को संदर्भित किया जाता है। चौथा बिंदु है जहाँ की विधायिका कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों जैसे गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य कर परिवेश का संरक्षण करने में विफल हो तथा ये स्वास्थ्य कर नहीं होगा, यहाँ पर स्वास्थ्य वर्धक होगा, स्वास्थ्य वर्धक। परिवेश संरक्षण करने में विफल हो अथवा कानून एवं प्रशासन को एक ईमानदार, कार्यकुशल एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में विफल हो। जहाँ की विधि के न्यायालय का मजबूत सत्ताधारी संसदीय दल वाली सरकार द्वारा गलत नीयत या उद्देश्यों के दुरुपयोग से हो रहा हो, जैसा कि आपातकाल के दौरान हुआ था। कभी कभी न्यायालय जाने अनजाने स्वयं मानवीय प्रवृत्तियों, लोका लुभावन प्रचार, मीडिया की सुर्खियां बटोरने आदि का शिकार हो जाता है। डॉक्टर वंदना के अनुसार न्यायिक सक्रियता की अवधारणा में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया में कोई सुनवाई का अधिकार का विस्तार, बिना किसी सीमा के अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल, विवेकाधीन व्यक्तियों का नियंत्रण करने के लिए न्यायिक नियंत्रण का विस्तार, प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए न्यायिक समीक्षा का विस्तार, पारदर्शी सरकार, ओपन गवर्नमेंट को बढ़ावा देना, अवमानना शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग, आकस्मिकता के विरुद्ध न्यायिकता का प्रयोग, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्याख्या के मानक नियमों का विस्तार, आदेश पास कराने जो कि वास्तव में असाध्य हैं। अब है न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक। तो न्यायिक सक्रियता के जो उत्प्रेरक हैं वो हैं उपेंद्र बख्शी, प्रमुख न्यायविद ने निम्नलिखित प्रकार के सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रेखांकित किया जो कि न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इनमें पहला है नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह मुख्यतः नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले को उठाते हैं। और दूसरा है जन अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर जन आंदोलन का राज्य द्वारा दमन की स्थिति में जोर देते हैं। और तीसरा है उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था, जवाबदेही ढांचे, उपभोक्ता का अधिकार संबंधी मामले उठाते हैं। तीसरा बंधुआ मजदूरी समूह। ये समूह जो है भारत में मजदूर दास्ता के उन्मूलन के लिए न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा करता है। फिर पर्यावरण बाही कार्रवाई के लिए नागरिक। ये समूह न्यायिक सक्रियता को बढ़ते पर्यावरणीय गिरावट तथा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए
उत्प्रेरित करते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना के विरुद्ध नागरिक समूह। इन कार्यकर्ताओं की भारत की न्यायपालिका से यह अपेक्षा होती है कि बृहद सिंचाई परियोजना को रोक दे, जो कि दुनिया की किसी भी न्यायपालिका के लिए असंभव है। बाल अधिकार समूह। ये लोग बाल सिर्फ साक्षरता के अधिकार, सुरक्षा गृहों, किशोरों तथा यौन श्रमिकों के बच्चों को अधिकारों से संबंधित मामलों को उठाते हैं। हिरासती या परीक्षण अधिकार का समूह। इसमें कैदियों के अधिकार, राज्य के संरक्षण, परिरक्षण या हिरासत में महिला तथा निवारक बंदीकरण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए की जाने वाली सामाजिक कार्रवाइयों में शामिल। निर्धनता अधिकार समूह। यह समूह सूखे और अकाल के दौरान सहायता तथा शहरी गरीबी के मामले को न्यायालय में तक लाते हैं। मूलवासी जन अधिकार समूह। ये समूह वनवासियों, संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूचियों के नागरिकों तथा अस्मिता संबंधी अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। फिर है महिला अधिकार समूह। ये समूह लैंगिक समानता, लिंग आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न, बलात्कार तथा दहेज हत्या जैसे मामलों को पर आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट आता है बार अधिकार समूह। ये समूह भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्ता, जवाबदेही संबंधी मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। मीडिया स्वायत्ता समूह। ये बार माने होता है ये जो एडवोकेट अपना वो चलाते हैं, जन आंदोलन। फिर है मीडिया स्वायत्ता समूह। ये प्रेस के साथ ही राज्य के स्वामित्व वाले जन माध्यमों की स्वायत्ता एवं जवाबदेही पर एकाग्र रहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्गीकृत अधिवक्ता आधारित समूह। इस कोटि में प्रभावशाली वकीलों के समूह आते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करते हैं। फिर वर्गीकृत व्यक्तिगत आवेदक याचिकाकर्ता। इसके अंतर्गत स्वतंत्र कार्यकर्ता आते हैं। और नेक्स्ट आती है जो हमारी मेन हेडिंग है, वो है न्यायिक सक्रियता को लेकर आकांक्षाएं। न्यायविद उपेंद्र बख्शी ने ये भी उस भय का भी जिक्र किया है जो न्यायिक सक्रियता से उत्पन्न होता है। वे कहते हैं, तथ्य यह है कि अनेक प्रकार के भय इसको लेकर व्याप्त है। आह्वान भारत के सबसे कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार न्यायाधीशों के अंदर भी घबराहट भरी युक्तिकता लाता है। वे निम्नलिखित हैं। विचारात्मक भय। क्या वे विधायिका और कार्यपालिका या नागरिक समाज की अन्य स्वायत्त संस्थाओं की शक्ति हड़प रहे हैं? दूसरी है मीमांसात्मक भय। क्या वे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह वैज्ञानिक मामलों में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के जारों तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कप्तानों के स्तर रखते हैं? प्रबंधन संबंधी भय। इस प्रकार के वादों का अतिरिक्त कार्यभार लेकर क्या वे न्याय कर पा रहे हैं एक ऐसी परिस्थिति में जबकि वे पहले से ही बकाया मामलों का ढेर सामने है? फिर संबंधित व्यय। क्या वे अपनी प्रतीकात्मक प्राधिकार की ही क्षति नहीं कर रहे? जनहित याचिकाओं में आदेश पारित करके जिनकी की कार्यपालिका अनदेखी भी कर सकती है, क्या इसमें न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कम नहीं होगा? फिर है लोकतांत्रिक संबंधी भय। जनहित याचिका वास्तव में लोकतंत्र का पोषण कर रही है, भविष्य में इसकी संभावनाओं को समाप्त कर रही है। फिर है आत्मवृत्ति संबंधी भय। सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रीय मामलों में मेरा क्या स्थान होगा अगर मैं इस प्रकार के बाद की आवश्यकता के अधिक करूं? नेक्स्ट हेडिंग आती न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। तो न्यायिक संयम का जो अर्थ है वो समझते हैं। अमेरिका में न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम के दो वैकल्पिक न्यायिक दर्शन हैं। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उनका काम इतना भर बताना कि कानून क्या है, कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका एवं कार्यपालिका पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्य एवं नीतिगत एजेंडा को अपना न्यायिक विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस विचार के अनुसार संविधान निर्माताओं मूल इरादे एवं उनके संबंध संशोधन
स्पष्ट एवं जानने योग्य हैं। न्यायालय को उन्हीं से निर्देशित होना चाहिए। नेक्स्ट आती है न्यायिक संयम की पूर्व धारणा। अमेरिका में न्यायिक संयम की अवधारणा निम्नलिखित 6 पूर्व अवधारणाओं पर आधारित है। न्यायालय मूलतः अलोकतांत्रिक है क्योंकि यह अनिर्वाचित तथा लोकमत में के प्रति आग्रहशील एवं अनुत्तरदायी है। अपने कथित लोकतंत्र के गठन के कारण न्यायालय को जहाँ तक संभव हो मामले को सरकार की अधिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुपुर्द तथा संदर्भित कर देना चाहिए। न्यायिक समीक्षा की महान शक्ति के प्रश्नवाचकीय स्रोत एक ऐसी शक्ति जो संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त नहीं है। शक्ति बंटवारे का सिद्धांत और संघवाद की अवधारणा संघवाद की अवधारणा राष्ट्र एवं उनके बीच विभाजकीय शक्ति न्यायालयों से अपेक्षा करती है कि वे राज्य सरकारों एवं कार्मिकों की कार्रवाइयों के प्रति सम्मान का भाव रखें। विचारात्मक किंतु सकारात्मक धारणा कि चूँकि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार एवं संसाधनों के लिए कांग्रेस पर निर्भर है कि वह अपनी प्रभावकारिता के लिए जन स्वीकार्यता पर आधारित है, इसलिए इसमें जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखकर इसे अपनी सीमा नहीं लागनी चाहिए। और छठा बिंदु है ये सम्राधारण एक विधि का न्यायालय आंग्ल अमेरिकी वैदिक परंपरा का उत्तरदायी होने के नाते इसे अपने को गिराकर राजनीति के स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। कानून तर्क एवं न्याय की एक प्रक्रिया जो कि राजनीति केवल सत्ता एवं प्रभाव तक ही सीमित है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि सभी धारणा एक दूसरे को छोड़कर जो कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित है भारतीय संदर्भ में भी ठीक बैठती है। फिर वह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में एक मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक संयम की बात की और न्यायालयों से कहा कि ये विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में न लाए। न्यायालय यह भी कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया और सरकार के प्रत्येक अंग के अन्य अंगों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए दूसरे कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में संबंधित पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी। पीठ ने कहा कि पीठ यानी बेंच ने कहा, बार बार हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें जजों की विधायी अथवा कार्यपालिका कार्य अपने हाथ में ले लिए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, साफ साफ असंवैधानिक है। न्यायिक सक्रियता के नाम पर जज अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते और सरकार के अन्य अंगों को कार्य खुद नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर कहा पीठ ने कहा जजों की अपनी सीमा जान लेनी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसमें सदायता तथा विनम्रता होनी चाहिए और सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज से उद्धरण देते हुए जिसमें तीनों अंगों की शक्तियों का विभाजन को नहीं मानने के परिणामों की चर्चा की गई, पीठ ने कहा कि फ्रेंच दार्शनिक की चेतावनी भारत की न्यायपालिका के लिए बहुत सामायिक और सटीक है, चूँकि अक्सर अन्य दो अंगों के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी एवं अतिक्रमण के लिए इसकी उचित ही आलोचना ही है। न्यायिक सक्रियता किसी हाल में न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलनी चाहिए। बेंच ने न्यायालय को चेतावनी दी कि निर्णायक ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत मान संयम तथा न्यायाधीशों की तरजीह को सचेतन रूप से न्यून रखने की कोशिश प्रणाली पर ही आधारित होनी चाहिए। न्यायालय प्रशासनिक पदाधिकारियों की असुविधा में डालें और इस बात को स्वीकार करें कि प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता और न्यायालय की नहीं। पीठ ने कहा कि कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमणता का औचित्य यह बताया जाता है कि दोनों अंग ढंग से अपना काम नहीं कर रहे और यह मान भी लिया जाए तो आरोप न्यायपालिका पर भी
लगाया जा सकता है। न्यायपालिका, क्योंकि न्यायालयों में आदि सतीवे मामले लंबित हैं। यदि विधायिका कार्यपालिका ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों पर है, जो अलग अलग चुनाव में अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग करें और ऐसे उम्मीदवारों को मत दें जो कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके या फिर अन्य कानूनी तरीकों को अपनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करे, जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन इत्यादि। गृह उपचार का यही नहीं, न्यायपालिका विधायी एवं कार्यपालिका कार्य अपने हाथ में ले लें, क्योंकि इससे न केवल संविधान में प्रावधानिक नाजुक शक्ति संतुलन की व्यवस्था का उल्लंघन होगा, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका के पास इन कार्यों की न तो विशेषज्ञता है न ही संसाधन। पीठ ने कहा कि संयम राज्यों के तीनों अंगों के बीच सही शक्ति संतुलन की व्यवस्था की संगति में है और इसे पूरकता प्रदान करता है। इस पर दो तरीका से करता है। पहला है न्यायिक संयम, न केवल न्यायपालिका के साथ ही अन्य दो शाखाओं के बीच समानता को मान्यता देता है, बल्कि इसे बढ़ावा भी देता है, न्यायपालिका द्वारा अंतर शाखा हस्तक्षेप के न्यूनतम स्तर पर रख। दूसरा, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। जब न्यायालय विधि या कार्यपालिकीय क्षेत्रों को अतिक्रमण करता है तो इस कार्य अनिवार्य परिणाम ये भी होगा कि मतदाता, विधायी तथा अन्य निर्वाचित पदाधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे कि न्यायाधीशों की गतिविधियों पर नजदीकी नज़र रखी जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है 29 जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। अमेरिका में इसे जन प्रतिनिधित्व विहीन समूह एवं हितों को कानूनी या वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया था। इस तथ्य से आलोक में शुरू हुआ कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाजारवादी के महत्वपूर्ण भागों एवं महत्वपूर्ण हितों में अपनी सेवाएं देने में विफल हो रहे हैं। इसमें शामिल गरीब, पर्यावरणवादी, उपभोक्ता, प्रजातीय एवं निर्जातीय, अल्पसंख्यक तथा अन्य। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक मध्य में हुई। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका यानी कि सोशल एक्टिविटी लिटिगेशन, सामाजिक हित याचिका सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन तथा वर्गीय क्रिया याचिका क्लास एक्शन लिटिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। PIL का अर्थ, भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों से शुरू हुई। इस कानून के अनुसार केवल वही संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है जिनके अधिकार का हनन हुआ। वही PIL इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है। PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता। अगर व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते, तो इस प्रकार PIL में एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पर ही अन्य व्यक्तियों के अधिकार दिलाने अथवा एक आम सहायता करने के लिए न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय PIL को इस प्रकार परिभाषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा समान हित, जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा है जिसके कारण उनके कानून, अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे मामलों में
कानूनी कार्रवाई शुरू करना। PIL कानून के शासन के लिए मजबूत बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें न्यायालय के मुद्दे आगे बढ़ाया जा सकता है, संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति की गति को तीव्र किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में PIL के वास्तविक उद्देश्य: पहला है कानून के शासन की रक्षा, दूसरा है सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुँच बनाना, मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त करना। PIL की विशेषताएँ। PIL की विशेषता है PIL कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है और इसका आशय है गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाने, जो कि मानवता के एक द्रष्टव्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा है PIL एक विभिन्न प्रकार का वाद, सामान्य पारंपरिक वाद के मुकाबले, जिसमें दो न्यायकर्ताओं पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है और दूसरा पक्ष ऐसी किसी सहायता का विरोध करता है। तीसरा बिंदु है सामान्यवाद की तरह PIL न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रकार इसका आशय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना तथा रक्षा करना। और चौथा बिंदु है PIL की मांग उन लोगों को संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, अनवरत नहीं करनी चाहिए, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब और अशिक्षित और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन है। PIL अनिवार्य रूप से एक सहकारी प्रयास है और याचिकाकर्ता राज्य या सार्वजनिक प्राधिकार तथा न्यायालय की ओर से ये सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के कमज़ोर वर्गों के लिए संवैधानिक या कानूनी अधिकारों, सुविधाओं व विशेषाधिकारों को उपलब्ध कराया जाए और उन्हें सामाजिक न्याय सुलभ कराया जाए। PIL जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामाजिक सामूहिक विस्तारित अधिकारों एवं हितों अथवा सार्वजनिक जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया जाता है। PIL न्यायालय की भूमिका की पारंपरिक कार्रवाइयों की तुलना में अधिकतर होती है जनता के प्रति कर्तव्य के लिए बाध्य करने, सामाजिक सामूहिक विस्तार, अधिकार एवं हितों तथा जनहितों को बढ़ाने में। हालांकि PIL में न्यायालय पारंपरिक निजी विधिवादों को अनजान लचीलेपन का प्रयोग करता है। न्यायालय द्वारा चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वह भी प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि न्यायालय एवं न्यायिक कार्रवाई के लिए जाना जाता है। PIL में पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णायक नहीं है। PIL विषय के क्षेत्र 1998 सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देशों को स्वीकृत किया। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया। इनके अनुसार निम्नलिखित कोटि में आने वाली याचिकाएं ही सामान्य जनहित याचिका के रूप में व्यवहृत होंगी। इसमें है बंधुआ श्रमिक, आपाक्षिक बच्चे और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आश्रमिक श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों उल्लंघन, अपवाद, वैयक्तिक मामले संबंधी मामले, जेलों दाखिल उत्पीड़न, शिकायत, समय पर पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष पूरे करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुश्किलें पर मुक्ति या रिहाई, मूल अधिकारों के रूप से त्वरित मुकदमा, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने से संबंधित याचिका, पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु, महिला पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधू उत्पीड़न, दहन माने होता है दहेज के लिए जला देना, बलात्कार, हत्या, अपहरण इत्यादि, ग्रामीणों के सह ग्रामीणों उत्पीड़न, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं।
पर्यावरणीय संबंधी याचिकाएं परिस्थितियां एवं संतुलन में बाधा, औषधि खाद्य पदार्थ में मिलावट, विरासत एवं संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं जैसे दंगा पीड़ित की याचिका, पारिवारिक पेंशन, निम्नलिखित कोटियों के अंतर्गत आने वाले मामलों में PIL के रूप में विरहित नहीं होंगे। कौन कौन से? मकान मालिक किराएदार के मामले संबंधित तथा वे मामले जो पेंशन तथा ग्रेजुटी संबंधित हैं। केंद्र या राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायत के मामलों को छोड़कर जो उपरोक्त 1 से 10 तक के बिंदु से संबंधित हैं। मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन, जल्द सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं। PIL के सिद्धांत क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने PIL संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत निरूपित किए हैं। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत प्रदेश शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है। समाज के कमजोर वर्गों में से और इस स्थिति में नहीं स्वयं की अदालत का दरवाजा खटखटा सके। न्यायालय ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य, इसीलिए वे राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित करते हैं। जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू कराने के वर्ष राज्य संवैधानिक कर्तव्यों और सरकार के मामले उठते हैं, न्यायालय एक पत्र अथवा तार को भी PIL के रूप में विरहित करता है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रिया कानून तथा सुनवाई से संबंधित कानून में भी छूट देता है। जब लोगों के साथ न्याय हो, अनुच्छेद 14 तथा 21 के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकेगा। साथ ही मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी ऐसे मामले में एक उपयुक्त एवं निष्पक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है। अधिकारिता संबंधी सामान्य नियम को शिथिल करके न्यायालय गरीबी, निरक्षर तथा निःशक्तों की ओर से दायर शिकायतों की सुनवाई करता है, क्योंकि ये लोग अपने संवैधानिक या वैधिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए वैधिक गलती अथवा वैधिक आघात के निरावरण स्वयं सक्षम नहीं होते। जब न्यायालय प्रथम दृष्टया साधनहीन लोगों को संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाता है, वह राज्य अथवा सरकार के तत्संबंधी याचिका से ही सही ठहरने संबंधी किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता। यद्यपि PIL प्रक्रिया कानून लागू होने लेकिन पूर्व न्याय रीजस्टिकेट के सिद्धांत के ऐसे सिद्धांतों को लागू हो या नहीं इस बात पर निर्भर करेगा कि याचिका की प्रवृत्ति कैसी है, साथ ही मामले से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियाँ कैसी हैं। निजी कानून के हित आने वाले दो समूह के बीच संघर्ष संबंधी विवाद PIL के रूप में अनुमान नहीं होगा। तथापि एक उपयुक्त मामले भले ही याचिकाकर्ता किसी हित में अपनी शक्ति व्यक्तिगत विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की शरण में जा चुका है, हो स्वयं न्याय के हित में। न्यायालय जनहित के संवर्धन में इस मामले की जांच कर सकता है। न्यायालय किसी भी परिस्थिति में आयोग या अन्य निकायों की नियुक्ति, आरोपों की जांच तथा तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कर सकता है। ऐसे आयोग द्वारा अधिग्रहण की गई किसी सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन को भी निर्देशित कर सकता है। न्यायालय 10वां बिंदु है, न्यायालय साधारणतः नीति बनाने की सीमा तक अतिक्रमण नहीं करेगा। न्यायालय द्वारा ये भी सावधानी बरती जाए कि लोगों के अधिकारों की रक्षा में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन ना हो। न्यायालय न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर मान्यता कदम नहीं रखेगा। उच्चतम न्यायालय यद्यपि संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने संबंधी निर्णय दे सकता है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। साधारणतः उच्चतम न्यायालय को ऐसी याचिका को PIL के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें किसी विधि या वैधिक भूमिका पर प्रश्न उठाए गए हों। फिर है PIL दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश। PIL आज कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात प्रचार हित याचिका के रूप में या पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि राजनीतिक हित याचिका अथवा प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन निजी हित याचिका अथवा पैसा
लिटिगेशन पैसा हित याचिका या मिडिल क्लास इंटरस्टेट लिटिगेशन मध्यम वर्ग हित याचिका के रूप में कदापि परिणत होने देना नहीं चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में टिप्पणी की, जनहित याचिका कोई गोली नहीं, ना ही हरेक मर्ज की दवा है। इसका अनिवार्य आशय कमजोर एवं साधनहीन के मूल मानवीय अधिकारों की रक्षा से है तथा जिसका नवप्रवर्तन एक जनपक्षी व्यक्ति की इन लोगों की ओर से दायर की गई याचिका से हुआ है, जो स्वयं गरीबी, लाचारी अथवा सामाजिक आर्थिक निस्संगताओं के कारण न्यायालय राहत पाने नहीं जा सकते। हाल के दिनों में पीआईएल के दुरुपयोग से दृष्टांतों में वृद्धि होती गई है, इसलिए उस प्राचलिक यानी कि पैरामीटर पर पुनः जोर देने की ज़रूरत है जिसकी सीमा में किसी याचिकाकर्ता द्वारा पीआईएल का उपयोग किया जा सके तथा न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य माना जा सके। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल का दुरुपयोग रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए। न्यायालय सचमुच जरूरी और वैध पीआईएल को अवश्य प्रोत्साहित करे तथा विषयोत्तर कारणों वाले पीआईएल को हतोत्साहित करे और रोके। प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश पीआईएल से निपटने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विकसित करे। इसके स्थान पर अधिक उपयुक्त होगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय वास्तविक एवं सदायी पीआईएल को प्रोत्साहित करने तथा गलत नीयत से दायर पीआईएल को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों का उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ करे। न्यायालय को किसी पीआईएल को स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता को प्रथम दृष्टया सत्यापित कर लेना चाहिए। न्यायालय की पीआईएल की सुनवाई के पहले याचिका को अंतर्वस्तु की परिशुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया आश्वस्त हो लें। न्यायालय याचिका की सुनवाई से पहले पूरी तरह आश्वस्त होगा कि याचिका में जनहित यथेष्ट रूप से जुड़ा है। न्यायालय को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो याचिका गहन रूप से जनहित और गंभीरता तथा अति आवश्यक से जुड़ी हो उसे याचिकाकर्ता के ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पीआईएल की सुनवाई से पहले न्यायालय यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि पीआईएल वास्तविक जनहानि अथवा जन आघात के समाधान में लक्षित। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीआईएल दायर करने के पीछे कोई निजी लाभ, व्यक्तिगत प्रेरणा या गलत इरादा तो नहीं है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय निकायों द्वारा गलत इरादों से दायर की गई याचिका भारी जुर्माना लगाकर अथवा सारहीन याचिकाओं तथा ऐसी याचिका जो असंगत कारणों से दायर की गई हैं उनको भी ऐसे तरीके से अपनाकर हतोत्साहित करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है भाग 4। भाग 4 में जो है चीज़ें हैं वो हैं, पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राज्य मंत्रिपरिषद और चौथा है राज्य विधानमंडल, पाँचवा है उच्च न्यायालय, छठा है अधिकरण, सातवां है अधीनस्थ न्यायालय और आठवां है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। राज्यपाल यानी कि गवर्नमेंट, भारत सरकार संविधान में राज्य सरकार की उसे परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य सरकार के बारे में बताया गया। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिकाओं के बारे में बताया गया। राज्य कार्यपालिकाओं में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता जैसा कि केंद्र में उपराष्ट्रपति के होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्य प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम धारा 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता।
अब देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता, ना ही प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया की तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। यह केंद्र सरकार के अधीन नहीं। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचित होने की बात, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपना है, जिसके कारण राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थानांतरित संसदीय व्यवस्था की स्थिति प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव व्यवस्था में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से वैयक्तिक मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्र हित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल के जुड़ा होगा, वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के चुनाव में अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो कि राजनीतिक स्थिरता को और देश की एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की गई व्यवस्था में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसके उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसीलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का सदस्य बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसलिए अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, छोड़कर कनाडा, जहां राज्यपाल केंद्र को द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाली व्यक्ति की 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं। पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु में पूर्ण कर चुका हो। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी जुड़ गई। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त किया गया, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया है। पहला है तो राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण करता है। उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उस स्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया गया है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के उसे राजभवन, आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगी। यदि वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के बतौर राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो उपलब्धियों और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धि व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1.10 लाख रुपए से बढ़ाकर, यानी कि 1,10,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्नतियाँ प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्रवाई, चाहे वह व्यक्तिगत हो या क्रियाकलाप हो, की सुनवाई उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने पहले नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उसके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करता है
मैं निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करूँगा, संविधान और विधि की अच्छा संरक्षण और प्रतीक्षा करूँगा, स्वयं को राज्य की जनता के हित सेवा में समर्पित करूँगा। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद पर दायित्वों का निर्वहन करने पर इसी प्रकार की शपथ लेनी होगी। राज्यपाल की पदावधि। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रशांत पद का मामला न्यायपूर्वक नहीं है। राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा है और ना ही कार्यालय की निश्चिंतता। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसीलिए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1982 में सभी राज्यों को त्यागपत्र मांग लिया, जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। अंततः कुछ राज्यपालों को बदला गया, जबकि कुछ को बने रहने दिया। यह प्रक्रिया 1991 में दोहराई गई, जब वीपी सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया था। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसको भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद तभी तक पद पर बना रह सकता है जब उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। इसके पीछे यह तर्क है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता की कोई स्थिति पैदा न हो पाए। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अथवा कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। यथा वर्तमान राज्यपाल का निधन, ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य तथा आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। राज्यपाल की शक्तियाँ और उनके कार्यों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्याय शक्ति। सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वह है कार्यकारी शक्ति।